हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से, जहां आपको मिलती है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स के क्वेरी के सॉल्यूशंस, टॉपिक्स और डिस्कशंस। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सबसे लास्ट चैप्टर के बारे में, और यूँ कहें कि लास्ट चैप्टर नहीं है, वो लास्ट चैप्टर का एक तरह से कंक्लूजन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप सुने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, जो क्लास 11th में बच्चों को अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ना है, और फाइनल अकाउंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो एडजस्टमेंट्स वाला जो पोर्शन है, उसमें बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। खास करके जो एडजस्टमेंट का पोर्शन है, उसको सही तरीके से बच्चे उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से मतलब विदाउट एडजस्टमेंट तो मिला जुला के वो सॉल्व कर लेते हैं, विथ एडजस्टमेंट में आकर के उनको उनका फंसना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज कुछ एडजस्टमेंट्स को हम लोग इमेजिन करके, कुछ एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, कैसे बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले विथ एडजस्टमेंट से पहले विदाउट एडजस्टमेंट के ऊपर मैं 2 मिनट आप लोग का टाइम लूंगा। उसमें क्या है, विदाउट एडजस्टमेंट में आप जानते हैं कि 2 पोर्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। एक पोर्शन होता है इनकम स्टेटमेंट, जो आपका इनकम का स्टेटस मतलब शो करता है, प्रोवाइड करता है, डिस्क्लोज करता है, जो कह लीजिए आप। और एक होता है बैलेंस शीट, जो आपका स्टेटस दिखाता है पर्टिकुलर डेट पे कि आपका जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो क्या है, या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। और ये आपका जो इनकम स्टेटमेंट होता है, बोर्ड पे आपके दोनों रखा हुआ है, एक तरफ है आपका इनकम स्टेटमेंट और दूसरी तरफ है आपका बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट आप जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को 2 पोर्शन में बनाया जाता है। जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है ट्रेडिंग, और जो सेकेंड पोर्शन होता है वो होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अलग अलग बनाते हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहेंगे। बट व्हेनेवर दीज आर प्रिपेयर्ड टुगेदर, जब ट्रेडिंग और पीएल को हम एक साथ तैयार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। अब आता है सर ये बैलेंस शीट क्या है। सर बैलेंस शीट वो आपका फिनेंशियल स्टेटस ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपको शो करता है, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जो आपने क्या मतलब आपका जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्म किया है, वो प्रॉफिट और लॉस से डिस्क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो अभी बात करने वाले हैं बिना देरी किए हुए एडजस्टमेंट्स के बारे में। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिन एडजस्टमेंट्स को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। आई थिंक 7-8 एडजस्टमेंट तो कम से कम होगा ही, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे जो बच्चों को परेशान करते हैं और वो एग्जामिनेशन क्लास 11th के एग्जामिनेशंस में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बेसिस होता है ट्रायल बैलेंस। जैसे आप जर्नल करते हैं तो उसके लिए बेसिस है वाउचर्स के बेसिस पे आप जर्नल करेंगे, जर्नल के बेसिस पे आप लेजर करेंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस लेजर के बैलेंसेस को निकाल के करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस का जो एक स्टेटमेंट, जो ट्रायल बैलेंस जो स्टेटमेंट आपको पता है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस जो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से ही हम फाइनल अकाउंट्स का नींव तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बिना ट्रायल बैलेंस का इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ट्रायल बैलेंस या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं। तो अभी बात करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट में। आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं कहाँ कैसे जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ें दी गई होती है, जो आइटम्स, जो एलिमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट इन तीनों में से कहीं एक जगह पे होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत प्यार से। एडजस्टमेंट समझना है तो ये बेसिक बातें समझनी होंगी। सबसे पहला एडजस्टमेंट, अगर आप सबसे पहला जो मतलब मंत्र है जिसको आप समझ सकते हैं, एक तरह से एक कॉन्सेप्चुअल जो आपका मतलब क्लियरेंस है वो हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले देखिए ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, जैसे आपका परचेज दिया गया है, जैसे परचेज रिटर्न दिया गया है, जैसे सेल्स दिया गया है, जैसे आपका वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, वॉट एवर विच आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस आर ट्रीटेड जस्ट वंस। एक बार ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जस्ट वंस, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो पीएल में हो, या चाहे वो बैलेंस शीट में हो। ठीक है, बट जब हम ट्रायल बैलेंस के बाहर देखते हैं तो जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस या एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो कि छूट गया है या किसी कारण से रह गया है, उसके या फिर हम उसको क्लियर करने के लिए अलग से लिखते हैं, तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। सीधा सीधा बात समझिए ना, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप बोला गया कि राम पटना गया,
तो राम मान लो यहाँ से पटना गया या दिल्ली गया, तो राम पटना गया, दिल्ली गया, दीज आर द इंफॉर्मेशन। बट इसी में जोड़ दिया कि राम साइकिल से पटना गया, राम बाइक से पटना गया, राम कार से पटना गया, बस से गया, ट्रेन से गया, किसी चीज से गया, तो ये एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह से समझ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय हमें एडजस्टमेंट्स को गौर करके समझना पड़ता है, बिकॉज ये एडजस्टमेंट वाला पोर्शन अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल अकाउंट हमारा क्लियर हो जाता है, जिसका काम हमें क्लास 12th में भी पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए आते हैं, बात करते हैं। जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी गई है उनका चर्चा सिर्फ एक जगह करते हैं, इन तीनों में से कहीं भी, ट्रेडिंग में, पीएल में या बैलेंस शीट में। लेकिन जब एडजस्टमेंट की बारी आती है तो कोई भी एडजस्टमेंट हो, एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ दें, एक आध चीज़ें हैं एक्सेप्शनल में, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में क्या बातें आ रही होंगी अभी, एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ दें, एक आध चीज़ें एक्सेप्शनल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। उसके अलावा मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को, या यूँ कहें कि ऑल इन ऑल जितने भी सारे एडजस्टमेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट दो जगहों पर होता है। पहला जगह है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा जगह है बैलेंस शीट। एक जगह कन्फर्म है बैलेंस शीट और दूसरा जगह है इसमें से कहीं एक। अगर वो ट्रेडिंग में जाता है तो फिर वो पीएल में नहीं जाएगा, अगर वो पीएल में जाता है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। इन दोनों में से कहीं एक, और दूसरा जगह है बैलेंस शीट में। बात को समझ गए? एडजस्टमेंट्स को दो जगह पे ट्रीट करते हैं, जितने भी सारे एडजस्टमेंट्स हैं उनको दो जगह पे ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला या तो ट्रेडिंग और पीएल में कहीं एक, और दूसरा बैलेंस शीट में कहीं एक। दो जगह हो गया, ठीक है। अब चलिए पहला बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं ओरल करूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं ओरल करूंगा। पहला बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं ट्रेडिंग के सीआर साइड में। और भी सारी चीजें होती हैं क्लोजिंग स्टॉक, या यूं कहे स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, और बैलेंस शीट में भी इसको एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, पहला जिसमें समझ गया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ ट्रेडिंग में जाता है? सीआर साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। सर क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो तो आप उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों में से कहीं एक जगह, लेकिन लोग बोलते हैं दोनों में से एक जगह, लेकिन उसका सही जगह बैलेंस शीट है, ठीक है। चलिए दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? जैसे मान लीजिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा उसको उस रिलेटेड एक्सपेंस में जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेगा ना भैया, क्या चीज़ का आउटस्टैंडिंग है? रेंट का आउटस्टैंडिंग है कि इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग है कि सैलरी का आउटस्टैंडिंग है कि कमीशन का आउटस्टैंडिंग है? कुछ तो आउटस्टैंडिंग के बारे में लिखेगा ना, कि बकाया, अनपेड एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, तो लिखेगा क्लियरली कि भैया वो क्या है। तो मान लीजिए कि वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस। देख लीजिए तरीका, देख लीजिए, टू वेजेस और ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी होगा उसको अमाउंट को बाहर कर। मान लीजिए वेजेस है 1000 और आउटस्टैंडिंग है 200, तो बाहर में कितना जाएगा? 1200, ठीक है। अगर उसी तरह से मान लीजिए टू सैलरी, सैलरी मान लीजिए 4000 है, और ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग मान लीजिए कि 500 है, तो ये 4500 हो जाएगा, 4500। समझ रहे बात को? जो भी है। अब मान लीजिए दोनों है, ट्रेडिंग में भी आउटस्टैंडिंग है वेजेस के साथ, और सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग है सैलरी के साथ, ठीक है, पीएल में। अब आउटस्टैंडिंग का एक जगह तो काम हो गया। सर ध्यान दीजिएगा, वेजेस के साथ ऐड किए, दो चीजें हैं, अलग अलग है, इसलिए दो जगह लिखे हैं। वेजेस, अगर आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम होगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा तो इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएगा, अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग होगा तो कमीशन के साथ जुड़ जाएगा। तो खर्च जब बकाया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और इनकम जब बकाया होता है टू बी रिसीव्ड, स्टिल रिसीव्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग अकर्ड। जो कमाया गया है, अर्न किया जा चुका है बट अभी मिला नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकर्ड इनकम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं बोलते, और एक्सपेंस में अकॉर्ड एक्सपेंस नहीं बोलते, एक्सपेंस बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और इनकम अगर बकाया है, रिसीव करना बाकी है, तो उसको अकॉर्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसमें, अब इसे दोनों को लिख देता सर, एक जगह तो हो गया। आपके कंफ्यूजन के लिए हम एक जगह कहीं मिटा देते हैं, मान लीजिए हम वेजेस मिटा देते हैं, तो 1200 रुपया, यहाँ सैलरी हमारी 4000 है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी की 500, ये 500 दिया होगा एडजस्टमेंट में, ध्यान रखिएगा। और सिंपल सी बात है, आउटस्टैंडिंग सैलरी चूंकि अभी दिया नहीं गया है, और जो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में टीचर्स ने सिखाया होगा, या मेरे बच्चे जो भी होंगे उनको मैंने सिखाया है कि
जो भी पेमेंट हमें फ्यूचर में पे करना होता है, सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने दिया नहीं है, द पेमेंट्स विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर आर कॉल्ड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ 4500 4500 शो नहीं करेंगे, यहाँ 500 शो करेंगे। दो एडजस्टमेंट हो गए, एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड पे बात करते हैं, ठीक है। वीडियो आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे जो अकाउंटेंसी के होंगे उनको जरूर समझ में आएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बेसिक लेवल, बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब प्रीपेड की बात करते हैं तो प्रीपेड भी एक्सपेंस के साथ शो होता है। द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड। प्री मतलब पहले और पेड मतलब दिया गया, तो प्रीपेड which are paid in advance, the payments, the expenditures which are paid in advance, जो खर्चे पहले खर्च किए जा चुके हैं, अभी उनका बेनिफिट नहीं मिला है। रेंट देना है, 10 महीने का रेंट है, 2 महीने का एडवांस दे दिए, तो 12 महीने का रेंट दे दिए, 2 महीने का एडवांस है। अब वो 2 महीने का रेंट हमें बाद में नहीं देना है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तब प्रीपेड रेंट, मान लेते हैं रेंट, तो जब प्रीपेड कोई आइटम होगा तो उस पर्टिकुलर आइटम्स में से वो घट जाता है। यहाँ लिखेंगे टू रेंट, मान लीजिए रेंट है, जो भी है, मान लीजिए रेंट है 12,000, ठीक है, लेस प्रीपेड, मतलब आपका रेंट 10,000 ही था लेकिन आपने 12,000 दे दिया, तो 2,000 मान लीजिए आपका प्रीपेड है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रीपेड रेंट 2,000, तो वहाँ पर आपको 2,000 घटाना होगा, तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब सर एक जगह यहाँ 2,000 का काम कर दी, दूसरी जगह कहाँ करेंगे सर? प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, तो प्रीपेड यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड रेंट 2,000, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट हो गया और यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी ट्रीटमेंट हो गया। तो कहीं एक जगह, अगर ट्रेडिंग में जाएगा तो फिर पीएल में नहीं जाएगा, और पीएल में जाएगा तो फिर ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, और बैलेंस शीट में तो जगह है ही। देखिए मैंने अभी तक 3 एडजस्टमेंट किया है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और इन तीनों का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी हुआ है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चौथा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव किए। मान लीजिए कमीशन हमारा रिसीव करना था बाय कमीशन, मान लीजिए 15,000 रिसीव करना था, सॉरी करना था 10,000 लेकिन रिसीव कर लिए थे 5,000 एक्स्ट्रा, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग आप माइनस कर देंगे रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम लोग अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, जो अभी कमाया नहीं गया है, जो अर्न नहीं किया गया है लेकिन वो रिसीव किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा इनकम है 10,000, मान लो हमको कमीशन 10,000 मिलता है कहीं से, बट हम 15,000 ले लिया, अगला हमको दे भी दिया, तो ये 5,000 रुपया तो हमें अगले महीने नहीं मिलने वाला या अगले साल नहीं मिलने वाला। तो हम अपना इनकम 10,000 से 15,000 शो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी गलत शो करेगा, इसलिए हमें इस एडवांस इनकम को रिसीव इन एडवांस लिखकर लेस करना होगा, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख करके लेस करना होगा, तो हम एग्जैक्ट इनकम तक पहुंच पाएंगे जो कि हमारा 10,000 रुपया था। अब सर इसका क्या काम है सर? एक जगह तो यहाँ हो गया लेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं प्रॉफिट लॉस के सीआर साइड से। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो भी आइटम होगा उसमें से वो लेस हो जाएगा। दूसरा जगह इसको कहाँ लिखेंगे सर? क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हम रिसीव तो कर लिए हैं लेकिन हमारे माथा पर एक कर्ज चढ़ गया, एक तरह से लायबिलिटी है ना, अगले महीने हमें 5,000 ही मिलेगा, क्योंकि हमको 10,000 हर महीने से कमीशन मिलता है और हम इस महीने 15,000 रिसीव कर लिए, तो हमारा तो इस साल का इनकम जो है वो 10,000 ही है, तो हम इनकम तो एग्जैक्ट 10,000 दिखाएंगे, लेकिन 5,000 मेरे जेब में पड़ा हुआ है जो अगले महीने का है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ लिखते हैं कितना? 5,000। ठीक है भाई, am I clear? 4 एडजस्टमेंट हो गए। अब अकॉर्ड इनकम के बारे में बात करते हैं, 5वां। अकॉर्ड इनकम क्या होता है? अकॉर्ड इनकम, आपका स्टाफ है, मान लो एक स्टाफ है, उसको आप 20,000 सैलरी देते हैं या 10,000 सैलरी देते हैं, इसी 15,000 पे बात करते हैं, 10,000 सैलरी देते हैं आप उससे, वो मांगा, उसने 2 महीने काम किया, फिर आपने उसको 1 महीने का सैलरी दिया, तो 1 महीने की सैलरी उसकी आपके यहाँ बाकी है, काम कर रखा है बंदे ने, अर्न कर चुका है वो बंदा, अब उसको 10,000 आप नहीं दे रहे हो, तो आपका मिस्टेक है, तो उसके लिए वो 10,000 इनकम अकॉर्ड है। क्या बोलते हैं उसको? अकॉर्ड इनकम।
जिसको अर्नड इनकम बोलते हैं, रिसीव नहीं हुआ है बट अर्न हो चुका है, तो उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बाई। मान लो बाई जो भी है उसका जो इनकम है, जिस तरह से वो कमाता है, तो वो लिखेगा यहाँ पर, मान लीजिए बाई कमीशन या इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट ही है, तो इंटरेस्ट मान लीजिए किसी को आपको 20,000 देना था, आप 10,000 दे चुके हैं, 10,000 नहीं दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 जो एग्जैक्ट मिल चुका है, और ऐड अकर्ड, ACCRUED, लिखने में अक्रूड लगता है बट अकर्ड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10,000 जो है वो आपका आने वाला है। तो यहाँ पर आपका इनकम, चूँकि 20,000 उसको आप देने वाले थे और दिए आप मात्र 10,000, तो 10,000 उसके लिए जिस आपको मिला, अगर 10,000 और 10,000 अभी मिलना बाकी है, तो आपके लिए तो वो इनकम है, तो आप तो इनकम 20,000 शो करोगे। अब प्लस अभी आपको मिला नहीं, अकर्ड इनकम जो है वो एसेट होता है, स्टिल टू बी रिसीव्ड, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10,000 रुपया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का भी एक अमाउंट मानिए लेते हैं, 50,000 है तो 50,000 यहाँ भी लिख देते हैं, ताकि सबका अमाउंट आप इमेजिन करते चले। ठीक है, टोटल मिला के आपके 5 एडजस्टमेंट अभी हुए। अकॉर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, जिसको अनअर्न्ड इनकम को हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, मेरे ही ऊपर ले लीजिए, मान लीजिए कि पूरे साल का फीस कोई गार्जियन आकर के हमको दे जाता है कि सर ये पैसा आप रखिए, मेरे बच्चे को आप पूरे साल का कोर्स फीस ले लीजिए, हमको मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिएगा। क्या हमने उसका पूरा कोर्स ख़त्म किया शुरू में ही? नहीं, लेकिन गार्जियन तो पैसा दे दिया, तो वो जो पेमेंट हमने रिसीव कर लिया है वो मेरे लिए है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ बच्चे के गार्जियन पेमेंट कोर्स खत्म होने के बाद भी नहीं देते हैं, तो उसको वो मेरे लिए वो इनकम जो मैं काम कर चुका हूँ, सिलेबस फिनिश्ड हो चुका है, बच्चे ने पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो वो है अकर्ड इनकम। क्या बोलते हैं उसको? अकर्ड इनकम, मतलब अर्न किया हुआ है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है। चलिए बात को समझिए, आगे बढ़ते हैं। एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में आप देखते होंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा होता है कि डेप्रिसिएशन 10%, 5% ऑन मशीनरी, 10% बिल्डिंग पे, 25% इस पे, 20% उस पे, इस तरह से दिया रहता है। तो अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए एक ही चीज़ पे है, मान लीजिए डिप्रिसिएशन और मशीनरी है, अब मशीनरी मान लीजिए कि 5 लाख का है, 5 लाख का मशीन है और उसमें बोला है कि 10% डिप्रिसिएशन है। मशीन आपका 5 लाख का है और उसमें बोला है कि 10% डिप्रिसिएशन है। तो भैया अगर सीधे एक मशीन पे डिप्रिसिएशन है तो आप डिप्रिसिएशन और मशीनरी पे यहाँ डाल देंगे 50,000 रुपया, 5 लाख का 10% निकाल देंगे। ध्यान देंगे कि मशीन उस साल कितना महीना यूज़ हुआ है, वो आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर में ऑलरेडी टीचर्स ने बताया होगा, और आपको डिप्रिसिएशन निकालने आता है ये मानकर हम चलते हैं, क्योंकि अगर हम डिप्रिसिएशन निकालने यहाँ बैठे तो पता चले कि एडजस्टमेंट वाला काम हो गया खत्म। ठीक है, तो देखिए डिप्रिसिएशन आपका मान लीजिए 5 लाख का मशीन है, 10% उस पर डिप्रिसिएशन लगता है, तो आपको हर साल उस पर 50,000 डिप्रिसिएशन लग रहा है। इस पर 50,000 अगर आपका डिप्रिसिएशन लग रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ध्यान रहे इस बात का कि डिप्रिसिएशन एक एसेट पे है कि एक से ज़्यादा एसेट पे है। अगर एक एसेट पे होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एसेट पे डिप्रिसिएशन है तो आप करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन लिखने के बाद, मान लीजिए डिप्रिसिएशन मशीनरी पे भी है और फर्नीचर पे भी है, डिप्रिसिएशन ऑन यहाँ लिखेंगे मशीन 50,000, और मान लीजिए फर्नीचर भी है 1 लाख का, उस पर भी 10% है, फर्नीचर पे 10,000 रुपया, तो ये हो गया आपका 60,000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? अब डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक लॉस है, खर्चा है, तो हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं उसको, इसलिए उसको डेबिट साइड में डाला गया है PL के। अब आते हैं सर डिप्रिसिएशन को और बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन को बाकी सभी आइटम्स की तरह इंडिविजुअली कहीं पर नहीं लिखते हैं, उसको जिस एसेट पे वो लगा है उस एसेट में से घटा देते हैं। अब आपको मैंने कह दिया एसेट, तो सिंपल सी बात है उसका जगह एसेट साइड में होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम मशीन, मशीन कितने का है? 5 लाख रुपए का है, वेरी गुड, लेस डिप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़। तो बाहर में मशीन का वैल्यू कितना जाएगा भैया? ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जरूर खींच दीजिएगा ताकि अमाउंट बाहर चला जाए। ठीक है, इस तरह से करने अमाउंट को बाहर लिखने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो मशीन 4.5 लाख हो गया। मैंने अभी फर्नीचर को 1 लाख माना था, मान लीजिए फर्नीचर आपका 1 लाख रुपए का है, इसमें भी लेस डिप्रिसिएशन कर दें। मेरे बताने का मतलब समझिएगा, मैं बस आइटम्स को टच कर रहा हूं। मुझे पता है आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन, आप बिना पढ़े तो एग्जाम देंगे नहीं, बिना पढ़े तो आप एग्जाम में बैठेंगे नहीं, तो मैं बस रिवीजन करा रहा हूं, इतना समझ लीजिए।
कि इसको दो जगह पे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना था, हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, दोनों जगह हो रहा है। तो आप डिप्रेशन को यहाँ पर फर्नीचर का डिप्रेशन है 10,000, यहाँ डाल दीजिए 90,000 रुपया, ठीक है। एम आई क्लियर? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है अपना डिप्रेशन हो गया। मोटा मोटी कितने एडजस्टमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट हो गए। सातवां है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैड डेप्ट। ध्यान रखिएगा, बैड डेप्ट, इसको जरा मिटा दूं, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए बैड डेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब देख रहे होंगे मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है वो पीएल से ही रिलेटेड है। चलिए बैड डेप्ट के बारे में बात करते हैं। बैड डेप्ट क्या है? बैड डेप्ट हमारे लिए जो डेप्ट डूब चुका है, जो कर्ज डूब चुका है, जो ड्यूज हमारा किसी के यहाँ है और वो अब रिसीवेबल नहीं है, किसी कारण से वो इरिकवरेबल हो गया, तो उसको बैड डेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो बैड डेप्ट के बारे में बात करें, बैड डेप्ट होता क्या है, बैड डेप्ट आखिर ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में दिया गया, ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियरली, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बैड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पीएल में करना है, ठीक है। पीएल के डीआर साइड में कर दीजिए या डेटर में से घटा दीजिए, सिंपल, एक जगह, कहीं एक जगह, या मैंने कहा और इट इज ट्रीटेड एज टू बी डेबिटेड इन पीएल अकाउंट और टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन बैलेंस शीट, यू नो। अब सर बैलेंस शीट की बैड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो सर उसको तो हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा है विदाउट एडजस्टमेंट में। सर आप एडजस्टमेंट बताओ ना, एडजस्टमेंट क्या करना है उसका। तो सर डेटर को से रिलेटेड होता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो आपको सबसे पहले पीएल के डीआर साइड में बैड डेप्ट को लिखना होगा, ठीक है। देखिए, टू बैड डेप्ट, मान लीजिए बैड डेप्ट है 10,000, कितना है? 10,000, ठीक है। बैड डेप्ट है 10,000 और मान लीजिए आपका डेटर है 1 लाख का, या मान लो 2 लाख का डेटर है। फर्नीचर भी 1 लाख था इसलिए मैं 2 लाख मान रहा हूं। तो डेटर में से घटता है बैड डेप्ट, याद रखिएगा, डेटर्स, नीचे करता हूं, डेटर मान लीजिए कि 2 लाख रुपया है, लेस बैड डेप्ट 10,000, तो 190, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 लाख का डेटर था बट अभी 10,000 डूब गया, तो अब एग्जैक्ट हमारे पास डेटर कितना बच गया? बैलेंस शीट इसीलिए कहा जाता है कि एक्चुअली स्टेटस बताता है। एक्चुअल स्टेटस जो होता है किसी भी फर्म का, बिजनेस का, कंपनी का, वो शो करता है बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें आपको कैपिटल का पता चलता है, जिसमें आपको एसेट का पता चलता है, जिसमें आपको लायबिलिटीज का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका बैड डेप्ट का काम। अब सर एक होता है फर्दर बैड डेप्ट, पैसा डूबा था अब फिर अचानक से पैसा डूब गया, राम ने पैसा लेके रख लिया, श्याम ने उसको देखा देखी 2,000 वो भी डुबा दिया, तो उसको फर्दर बैड डेप्ट कहेंगे। फर्दर बैड डेप्ट को अगर आप चाहें तो आप देखें, एक ट्रीटमेंट को आप गौर से रोक करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। फर्दर बैड डेप्ट को आप यहाँ पर ऐड करते हैं, जिसको लिखते हैं FBD, फर्दर बैड डेप्ट। मान लीजिए कि राम ने 10,000 डुबाया था तो श्याम ने भी कहा 5,000 हम भी डुबाएंगे, या फर्म का एक और पैसा डूब गया, जैसे होता है ना, कभी कभी घटनाएं होती है तो एक पर एक होती चली जाती है, तो उस तरह से यहाँ पर फर्दर बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ डेटर में से लेस कर देंगे फर्दर बैड डेप्ट को भी, FBD 5,000, तो ये हो गया आपका 185। समझ में आया बच्चों? 2 लाख में से 15,000 घट गया तो ओके। एक एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। एक बंदे ने, मैं डेटर से रिलेट करता हूँ, 2 लाख रुपया का उधार लोगों को दे रखा था, मतलब 2 लाख का डेटर था, 10,000 का बैड डेप्ट हो गया, डूब गया पैसा।
उसको देखा देखी 5,000 का और बैड डेप्ट हो गया, इसको फर्दर बैड डेप्ट कहेंगे। अब वो घबरा गया कि और पैसा ना कहीं डूब जाए, इसलिए उसने एक क्रिएशन किया प्रोविज़न का, उसने एक प्रोविज़न क्रिएट किया, उसको प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के नाम से। एंड वो जो रिमेनिंग डेटर होता है उस पर निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक बंदे का 15,000 डूब चुका है और बंदा परेशान होके 5% और क्रिएट कर लिया कि 5% जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट है बेटा 1,85,000, इसका 5% वो और जानता है कि डूब जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 9,250, यानी कि 9250 9,250 रुपीज़ ही इज़ में मतलब कंफर्म कि इतना हमारा और डूबेगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया, चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, उसमें ऑलरेडी दिया गया है, आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो प्रोविजंस के बारे में जानते होंगे, मैं ये मानकर चलता हूँ। तो उसने एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया 9250 का कि अगर और भी बैड डेप्ट होता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, इसको भी करते हैं प्रोविजन फॉर, ये बैड डेप्ट अगर समझ जाते हैं ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। गौर से देखिएगा, समझिएगा वीडियो को। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट पे आप आएंगे, यहां पर आपका हो जाएगा 9250। इसको छेड़छाड़ इतनी बार करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, डेफिनेटली आएगा। तो ये टोटल आपका टोटल कितना हो जा रहा है, 15,924,250। ध्यान से देखिए, अब हमारा डेटर में से यहाँ भी 9,250 घट जाएगा, जितना उधर ऐड होता जाएगा इतना इधर लेस होता चला जाएगा, समझिएगा। $9,250। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, 2 लाख है, 2 लाख में से आपको घटाना कितना है, 24,250, तो 1,76,750 रुपया हमारा बैलेंस ऑफ डेटर का बच गया। मतलब हमारा ऑफ डेटर जो प्योर डेटर है वो 1,76,750 का है। तो आपने देखा बैड डेप्ट में 3 केसेस हैं मोटा मोटी। इसके पहले अब एक और बात बताते हैं, बहुत ही माइन्यूट बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन समझना है। ओल्ड रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो है, आपको कई बार क्वेश्चन में 2-2 मिल जाता है। इस साल हमने कितना प्रोविजन करके रखा, 9250, लेकिन आपको आइडिया है कि इतना पैसा डूब जाएगा। हो सकता है 8,000 ही डूबा, हो सकता है 5,000 ही डूबा, और तो उस कंडीशन में जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो अगले साल के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रिजर्व। क्या बोलते हैं भाई? ओल्ड रिजर्व। और ओल्ड रिजर्व जो है वो अगले साल के बैड डेप्ट को मेकअप करने के लिए रखा जाता है, या उसको मीट करने के लिए रखा जाता है। तो ये देखिएगा, मान लीजिए कि पहले से कुछ ओल्ड रिजर्व है, तो यहाँ पर हम एक और बार छेड़छाड़ करेंगे। मान लीजिए पहले से कोई ओल्ड रिजर्व है, तो ये हम अंदर लिख देते हैं 24,250 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। यहाँ देखिए ये न्यू है, ये न्यू प्रोविज़न कहेंगे इसको, और ये जो हम लिख रहे हैं जो पहले से है, मान लीजिए पहले से 3,000 रुपया, जो हम पहले से पिछले साल जो बैड डेप्ट को मेकअप करके तब 3,000 बचा लिए थे, तो वो 3,000 तो यहाँ बैड डेप्ट को मेकअप करने में ही काम आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21,250। तो एग्जैक्ट हमारा बैड डेप्ट कितना हुआ, 21,250। हो रहा था 24,250, लेकिन 3,000 चूँकि पिछले साल का प्रोविज़न मेरे पास था, तो वो हमारा यहाँ पर मेकअप हो गया। am I clear? कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत माथापच्ची वाले होते हैं। बैड डेप्ट खास करके आपको बहुत परेशान करेगा, बैड डेप्ट ही परेशान करता है और मैनेजर्स कमीशन ही परेशान करता है। आप बात को समझिएगा, ये इतने सारे एडजस्टमेंट जो है वो रेगुलरली क्लास में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में आपने देखा होगा। अगर आपने आपके क्लास में टेस्ट कंडक्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली ये सारे एडजस्टमेंट आपको मिले होंगे। इतने सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आपका 75% क्वेश्चंस तो आपका फाइनल अकाउंट का बन ही जाना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें रिपीटेटिव तरीके से पूछी जाती हैं। ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट जो है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ और एडजस्टमेंट पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके और नए नए इन्फॉर्मेशन हम आपके बीच शेयर कर सकें। इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।